अभी हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में गाउस थ्योरम पढ़ते हुए यह पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे एक सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होता है, उसी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे एक सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। लॉजिक बिल्कुल सेम है। वहां हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम दो तरह से इवैल्यूएट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ तो तरीका सिंपल होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हुआ तो हम उसे दूसरे तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। यहां भी हम वही करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पता करते हुए। दो तरह का सिचुएशन हो सकता है। दो अलग अलग सिचुएशन में हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत बता दूं इंट्यूटिवली कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे समझ सकते हैं। एक इंट्यूशन जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसे आप कैसे ग्रास्प करें। आप ये मान सकते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे हम कंसीडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोपगेट करता है, तो आप ये मान सकते हैं कि एक सरफेस के थ्रू जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे उस सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। अब देखते हैं इसे इवैल्यूएट हम कैसे करेंगे। तो दो अलग अलग तरीका। सबसे पहला तरीका कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ये कांस्टेंट हुआ तो हम क्या करेंगे, और दूसरा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ये वेरिएबल हुआ तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहला केस, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो हमने इन फील्ड लाइंस को कुछ ऐसे ड्रॉ किया। पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, और इस रीजन में रखा हुआ है एक सरफेस। फॉर एग्जांपल ये रहा वो सरफेस, कुछ ऐसा। और जैसे कि हमें पता है सरफेस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड, ये चलिए मान लेते हैं इस सरफेस का मैग्नीट्यूड s है। तो जैसे कि हमें पता है कि सरफेस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि सरफेस का डायरेक्शन हम कैसे कंसीडर करते हैं। एक सरफेस का डायरेक्शन होता है नॉर्मली आउटवर्ड्स, पर अगर वो सरफेस प्लेन सरफेस हुआ तो उसके पास दो डायरेक्शन होता है। तो इस केस में इसका डायरेक्शन या तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं इस सरफेस पे नॉर्मल, या फिर हम इसका डायरेक्शन ये कंसीडर कर सकते हैं। तो चीजों को सिंपल रखने के लिए हम इसका जो डायरेक्शन कंसीडर करेंगे वो होगा ये। तो ये जो सरफेस वेक्टर है ये कुछ ऐसा, और ये सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है हमने माना वो एंगल है थीटा। तो जैसा कि हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा, फ्लक्स को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं फाई से, और चूंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, तो हम यहां पर या तो m या b अपेंड कर सकते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अपेंड कर सकते हैं यहां पर E। तो चूंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो हम यहां पर लिखेंगे b या m, तो मैं b लिख रहा हूं। यह भी होगा मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट। और अब इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स पता करते हैं जब इस पूरे सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, इस सरफेस के हर एक पॉइंट में, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, दोनों सेम हो। तो अब चलिए देख लेते हैं कि किसी सरफेस में, किसी सरफेस के हर एक पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड वैरी करे तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे पता करते हैं।
तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक सरफेस एरिया कुछ ऐसा, इसके हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। तो यहां मान ले कि यहां इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और मैग्नीट्यूड्स भी अगर वेरी करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे, इनफाइनाइटेसिमल एरिया, और इस सरफेस एरिया को एक नाम दे देते हैं, ये है ds एज वेक्टर। और इस पॉइंट में बने मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल मान ले कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बन रहा है इस पॉइंट में, इस पॉइंट में बने मैग्नेटिक फील्ड को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B, सो हमने माना इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है ये है d phi b। तो इस छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड को हम कह सकते हैं ये है उस छोटे से रीजन का मैग्नेटिक फील्ड और उस छोटे से सरफेस का सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो इस पूरे सरफेस का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, फॉर एग्जांपल ये अगर phi b हुआ तो इसे हम कैसे पता करते हैं, तो टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d phi b, और इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमने माना ये जो सरफेस है इसे एक नाम दे देते हैं, ये सरफेस है S, तो हम इसे जो इंटीग्रेट करेंगे ये ओवर द सरफेस S इंटीग्रेट करेंगे। तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds ओवर सरफेस S। तो दो अलग अलग सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स पता करने का दो अलग अलग तरीका। सबसे पहले हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर एक सरफेस के हर एक पॉइंट में कांस्टेंट हुआ तो हम सीधे मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट पता कर लेंगे, वही होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर मैग्नेटिक फील्ड एक सरफेस के हर एक पॉइंट में वेरी करे तो हम सबसे पहले एक छोटा सा रीजन कंसीडर करते हुए उस छोटा सा रीजन का या फिर कहे उस इनफाइनाइटेसिमल एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स पता करेंगे, फिर हम उस फ्लक्स को उस सरफेस पे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें उस सरफेस का टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या होता है। यहां पर देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट, अर्थात इसका जो यूनिट होगा ये यूनिट होगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो कि होता है टेस्ला, और सरफेस एरिया का यूनिट जो कि होता है स्क्वायर मीटर, इन दोनों का प्रोडक्ट, जिसे हम वेबर के नाम से भी जानते हैं। और वेबर को इन शॉर्ट हम WB से डिनोट करते हैं। तो यह हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट।